सबसे पहले आपको बताएं कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत तारुफी इजलास। आईजी सिंध का कहना है कि आवाम से एहसन सलूक करें और उनकी खिदमात फ़र्ज समझकर अंजाम दें। मैं चाहता हूं पंजाब पुलिस की तर्ज पर वेलफेयर इकदाम सिंध पुलिस के लिए भी मुतारिफ करवाऊं। अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, आईजी सिंध रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत तारुफी इजलास हुआ है। उन्होंने कहा है कि बहैसियत पुलिस फोर्स हमें जो है नास तक जो है वो सर्विसेज जो है वो डिलीवर करना है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने कहा है कि अवाम से एहसन सलूक बर्ताव और उनकी खिदमात एक फरीजा समझकर अंजाम देनी चाहिए। आईजी सिंध ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस की तर्ज पर वेलफेयर इकदाम सिंध पुलिस के लिए जो भी मुतारिफ करवाऊँ। सिंध पुलिस के जवानों की फलाह बहबूद में पंजाब पुलिस जैसी जो है वो होनी चाहिए। उनका कहना था कि ये दौर जदीद और मॉडर्न टेक्निक्स को जो है वो इस्तेमाल में लाएगा, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग की दौर हासिल का तकाजा जो है। जिस उनका कहना था कि महकमा पुलिस सिंध और जुमला शोबाजात यूनिट की मजबूरी अमूर को जो है वो IT की जानिब जो है वो ले जाना होगा, जबकि आईजी सिंह का कहना था कि कामयाब और मौसर पुलिसिंग के लिए कलील मुद्दत प्लानिंग जो है वो करना होगी। इजलास में CPO के सीनियर अफसरान भी जो है वो मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती, आला पुलिस हुकाम में फूट पड़ गई। आईजी सिंध रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत पहले इजलास में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG शरीक न हुए। शिरकत न करने वालों में जावेद ओढो, इमरान याकूब, मुनीर शेख, मुजफ्फर शेख और दीगर भी शामिल हैं। आपको एक बार फिर से ये बताएं कि जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती आला पुलिस हुकाम में फूट पड़ गई है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार की ज़ेर सदार पहले इजलास में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG शरीक नहीं हुए। शिरकत ना करने वालों में जावेद ओढो, इमरान याकूब, मुनीर शेख, मुजफ्फर शेख और दीगर भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती हुई है, आला पुलिस हुकाम में फूट पड़ गई है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत पहले इजलास में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG शरीक न हुए। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने कल ही चार्ज संभाला था और आज पहला इजलास था, और अब बताया जा रहा है कि इजलास में आज पहला इजलास था और इजलास में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG शरीक न हुए। निगरान सिंध काबीना का पहला इजलास वज़ीर आला हाउस में निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत होगा। सिंध के 10 निगरान वज़रा को दफ्तर भी अलॉट कर दिए गए। सिंध की निगरान हुकूमत ने आज से बाकायदा तौर पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। अपडेट करते चलें आपको। निगरान सिंध काबीना का पहला इजलास वज़ीर आला हाउस में निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत होगा। सिंध के 10 निगरान वज़रा को दफ्तर भी अलॉट कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं। जी आजिज़, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, सिंध की निगरान काबीना का आज पहला इजलास यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में होगा। थोड़ी देर के बाद इजलास शुरू होने वाला है। 10 के 10 सूबाई वज़रा वज़ीर आला हाउस पहुँच चुके हैं। निगरान सिंध काबीना का ये पहला इजलास है। जो एजेंडा दिया गया है उसमें से एक नुकाती एजेंडा है कि तारुफी इजलास होगा, इंट्रोडक्शन होगा तमाम वज़रा का। वज़रा के साथ इस इजलास में जो अहम अफसरान हैं उनको भी बुलाया गया है, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी सिंध है, महकमा ख़जाना है, महकमा इत्तलात है, यानी काबीना से रिलेटेड जो वजारतें हैं उनके सेक्रेटरीज़ को भी इजलास में बुलाया गया है। काबीना के इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा तमाम तर सूरत हाल से। अलबत्ता काबीना का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जी, काबीना का इजलास अभी शुरू नहीं हुआ। अपडेट करते चलें आपको। सिंध काबीना का आज तारुफ इजलास होगा। तमाम वजीर सपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस पहुंचेंगे, ये कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ। आज इस बताएगा क्या टाइम मुतवक्के है, कब तक शुरू हो जाएगा? जी, इजलास तो अब शायद जल्द ही शुरू हो जाए, चूँकि इजलास के जो शुरका हैं वो तमाम वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं। ये निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास होगा। इस इजलास से कबल जो 10 के 10 सूबाई वज़रा हैं उन तमाम वज़रा को सिंध सेक्रेटेरिएट में
दफातर अलाट कर दिए गए हैं। कुछ वज़रा के दफातर न्यूसन सेक्रेटेरिएट में है, वज़ीर कानून का दफ्तर सिंध असम्बली में है, कुछ वज़रा के दफातर तुगलक हाउस में है यानी सेक्रेटेरिएट नंबर 2 में, और कुछ वज़रा के दफातर ब्लॉक सेक्रेटेरिएट में है। तो दफातर मिल चुके हैं। बेशतर वज़रा ने अपना चार्ज संभाल लिया है। उनको सेक्रेटरीज़ की तरफ से आज सुबह ही एक ब्रीफिंग दी गई है, जिस तरह वज़ीर तालीम है राना हुसैन, जिस कहा जा रहा था कि मजीद वजारतें भी शामिल की जाएंगी, तो वो कब तक मुतवक्के हैं कि वजारतें शामिल हों और क्या शामिल भी होंगी या नहीं? जी हाँ, इसमें बिल्कुल ये इत्तलात हैं। ये आज किसी वक्त भी शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जिसमें 2 मुशीर और 3 मुआवन खुसूसी, इनका आज नोटिफिकेशन होना है। चूँकि सिंध के अभी बहुत सारे महकमे खाली हैं, इन 10 वज़रा को तमाम महकमे अलाट नहीं हुए हैं। महकमा सकाफ़त व सयाहत है, महकमा इत्तलात है और दीगर कई जो महकमे हैं वो खाली पड़े हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि मज़ीद मुशीर और मुआवन खुसूसी आएंगे, जिनको ये महकमे अलाट किए जाएंगे। और ज़राए कह रहे हैं कि आज ही किसी वक्त इनका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सिंध काबीना में 2 मुशीरों और 3 मुआवनीन की तौसीक़ का इम्कान है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में ज़ायद सेमेस्टर फ़ीस की वसूली पर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। ज़ायद फ़ीस वसूली पर इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशि से, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर महजूबीन के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में, और आज तलबा तंजीमों की जानिब से ज़ायद फ़ीस वसूली पर तलबा की जानिब से आज जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया और मुज़ाहरा भी किया गया। इस मुनासिबत से इस वक्त हम रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद हैं और डॉक्टर महजूबीन साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है और तालिब इल्मों को किस तरीके से रिलीफ फराहम किया जा सकता है, और तालिब इल्मों के क्या खदशात हैं, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। मैडम, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, फ़ीस ज़ाहिर सी बात है मुल्क जो है बड़े मसले मसाइल में इस वक्त जो है घिरा हुआ है। आज एहतजाज किया गया तालिब इल्मों की जानिब से, उनका क्या बुनियादी मसला था? फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया, तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस मामले को किस तरीके से टैकल कर रही है? असल में फ़ीस का जो बढ़ना है, आपको जैसे कि अभी हमने पहले भी बताया आपको कि ये एकेडमिक काउंसिल का एक मुश्तरका डिसीजन है। अब उसके नतीजे में स्टूडेंट्स के लिए वो इजाफ़ा जो है नागुज़ीर है, जिसकी वजह से वो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। तो इंतज़ामिया यानी कि यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि वो इस फ़ैसले को स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको मसाइल को भी समझें और उसको उस पर थोड़ा नज़रसानी की जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक जो सबसे अहम गौर तलब बात ये है कि जामियात के अंदर महंगाई के साथ साथ जो अभी तनख्वाहें भी इजाफ़ा हुई हैं, उसके बावजूद जो है हमारे पास वो HEC की ग्रांट नहीं है, जिसकी कमी की वजह से अब ये इतने ज़्यादा मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स भी अपनी जगह हक बजानिब हैं, इंतज़ामिया का भी ये पॉइंट सही है कि वो ग्रांट तो अवेलेबल नहीं है, तो हाउ वी कैन ओवरकम ऑल ऑफ दिस क्राइसिस की जो सिचुएशन है उसको हम कैसे देखेंगे। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि एक पॉलिसी ऐसी बनाए कि स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो और इंतज़ामिया और जामिया भी अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके, इसी रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके। इसी मुनासिबत से जो वाइस चांसलर साहब हैं वो भी इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। जैसे कि महजूबीन साहबा का कहना था कि ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ख़ुद का फ़ैसला नहीं है। यकीनन बात है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने तालिब इल्मों को रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन ये जो मामला हैं ये ऊपर से आ रहे हैं। इसके अलावा ये जितने भी मसाइल हैं दरपेश, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें ख़ुद की ख्वाहिश है कि ये मामला हल हो जाएँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि HEC की जानिब से भी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को कोई मुआवनत जो है फराहम नहीं की जा रही, जिसके वजह से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में इस तरह के मसाइल जो हैं जन्म ले रहे हैं। जी, गैस के संगीन बहरान ने ख़वातीन को घरेलू अमूर अंजाम देने के बजाय एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। औरंगी टाउन कायम खानी चौक के एहतजाज करने वाली ख़वातीन को इलाका पुलिस SSGC के दफ्तर ले गई, जहां ख़वातीन और SSGC हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से।
जी बिल्कुल सूरत हाल ये है कि औरंगी टाउन कायम खानी चौक की जो रहायशी ख़वातीन है गैस के मसाइल से तंग आकर इन्होंने एहतजाज किया शेरशाह रोड पर, जहाँ पर मुतल्लिका जो पुलिस है वो इन ख़वातीन को लेके SHGC के ऑफिस आई, जहाँ पर इन ख़वातीन ने जो SHGC हुकाम है उनसे मुज़ाकरात किए। इस वक्त मेरे साथ ये खातून मौजूद हैं, इनका ये बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात हुए, क्या बात हुई और क्या यकीन दहानी कराई है, और आपने क्या एहतजाज ख़त्म कर दिया है क्या? नहीं, एहतजाज हमारा ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि शाम तक आप इंतज़ार करें, शाम को नहीं आता है तो फिर दोबारा हम कंप्लेन करेंगे, नहीं कंप्लेन मानेंगे तो फिर हम दोबारा एहतजाज करेंगे, और हम जब तक नहीं आएगा जब तक हम एहतजाज करते ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो अभी एहतजाज आपने मौखर कर दिया है? जी, उन्होंने कहने से मौखर किया कि ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग शाम तक गैस खोल देंगे, तो इसकी वजह से। तो अगर गैस नहीं आती, यानी कि गैस नहीं आती, तो फिर आप कब एहतजाज करेंगी? इंशाल्लाह हम परसों फिर आएंगे, 3-4 दिन के परसों फिर आएंगे इंशाल्लाह। हमें शाम का टाइम दिया, अगर शाम तक हमारे गैस आ जाता है तो ठीक है, वरना परसों हम फिर आएंगे। हमारी कोशिश तो ये हम कल ही आए, लेकिन हम कल तक का भी टाइम देंगे, हम परसों आएंगे। कल तक का हम इनको टाइम हाँ, कल तक का दे रहे, परसों हम आएंगे। ये हैं ख़वातीन जिनका कहना है कि SHGC हुकाम ने इनको यकीन दहानी कराई है कि शाम तक इनकी जो है वो गैस के मसाइल हल हो जाएंगे। इनका कहना है कि अगर गैस के मसाइल हल नहीं हुए तो दोबारा जो है वो एहतजाज किया जाएगा। जबकि इन ख़वातीन का कहना है कि अभी जो है वो जो मुज़ाकरात हुए हैं उस मुज़ाकरात के बाद इन्होंने एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया है। जी नाज़रीन, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम नहीं सका। कोरंगी नंबर 6 में 10 से 12 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीन शदीद परेशान है। तफसीलात बताएंगी सबा परवेज़। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 6 में 51B, जहाँ पर जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 12-12, 13-13 घंटे की जा रही है। इसी हवाले से मेरे साथ खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग हमारी 12 से 13 घंटे होती है। लाइट तो हमारी बहुत कम होती है और बिल इतने आते हैं कि इंसान भर नहीं सकता। बिजली इतनी इस्तेमाल होती नहीं जितने हमारे बिल आ जाते हैं। गर्मी में बहुत मुश्किल होता है हमारा गुजारा करना लाइट के बगैर। कितने कितने घंटे के वक्फे से बिजली आती है और फिर जाती है? बिजली 3 घंटे के वक्फे से जाती है और 1.5 घंटे के वक्फे से आती है हमारी। पूरा दिन ऐसी रहती है हमारी बिजली। और बिजली के बिल जो हैं वो बाकायदगी से आते हैं, और कितने आते हैं? बिजली के बिल तो 7,000, 8,000 इस तरह आते हैं हमारे। हम किराए पे रहते हैं। तो कोई आपने शिकायत वगैरह नहीं की कि ये क्यों गैर एलानिया इतनी लोड शेडिंग होती है? कोई निकलता ही नहीं है यहाँ से बोलने के लिए। आवाम कैसे निकलेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 12-12, 13-13 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, और बिल जो है वो बाकायदगी से दिए जा रहे हैं। 7-7, 8-8 हज़ार के जो है वो बिल दिए जा रहे हैं। उसके अलावा गरीब आवाम जो है वो गरीब तर होती जा रही है। वो किराए के मकान में रहने के बावजूद वो 7-7, 8-8 हज़ार के बिल जो है वो अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 13-13, 14-14 घंटे की जा रही है। जी कराची में खुले गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मेयर कराची की जानिब से तमाम यूसीज को गटर के ढक्कन तकसीम करने का ऐलान किया गया है। गुलबर्ग टाउन के UC 3 के चेयरमैन आफाक बेग कहते हैं अब तक इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, शहर कायद मसाइल का गढ़ बन चुका है, और इन मसाइल में से एक खुले मैन होल और गटर भी हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जो जान है उसको ख़तराहत लाहक हैं। क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों एक बच्चा इस मैन होल में गटर में जो है वो गिर भी गया था, जिसके बाद जो है अफसरान और मेयर कराची की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि UCs जो हैं उनमें जो है गटर के ढक्कन तकसीम किए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं UC 3 के चेयरमैन आफाक बेग साहब। आफाक साहब फरमाइएगा, एक तो क्या ये जो हम देखते हैं गटर के ढक्कन नहीं है जिसकी वजह से जो हादसात भी हो रहे हैं, और इस हवाले से क्या पेशरफ हुई है जो मेयर साहब ने ऐलान किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर साहब ने जो ऐलान किया था, बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि सिर्फ़ एक फ़ोटो सेशन के लिए उन्होंने किया। हमारे जिस तरह से उनका मैसेज आया था कि भाई आप अपनी UC के सेक्रेटरी और दीगर अफराद को भेजें और वो वहाँ से रिसीव कर लें। गुज़िश्ता जुम्मे के दिन हमने अपने UC सेक्रेटरी को और अपने स्टाफ को भेजा था, और वो सुबह 11 बजे से 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक जो है वो वहाँ पे रहे। कभी उनको किसी महकमे में भेजते गए, कभी कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा, और वो तकरीबन 4-5 घंटे की ख्वारी करने के बाद खाली हाथ वापस आ गए, और किसी भी किस्म के उनको ढक्कन नहीं दिए। और आखिरी में उनसे ये कहा गया कि आप अपने टाउन जाएँ, टाउन के एक्सीएन से लिखवाएँ। वो जो टाउन एक्सीएन लिख के देगा
तो जो वाटर बोर्ड के जो सेवरेज डिपार्टमेंट का अमला है यहाँ पे शार फैसल पे बैठते हैं, उनके पास आइए, फिर वो उसको इंडोर्स करेंगे और फिर आप इधर आइएगा, फिर हम आपको जो भी उस वक्त अवेलेबल होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, जिस तरह भी होंगे वो देंगे। माजी के अंदर भी आपने देखा कि कई जगहों पर इस तरह के हादसा हुए और कई बच्चे और कई फैमिलीज़ जो है हादसे का शिकार हुई हैं। तो देखा है आपने, आफाक साहब का यही कहना था कि माजी में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बच्चे और जो फैमिलीज़ है वो हादसात का शिकार हुई हैं। जुमे के रोज़ जो है वो बुलाया गया 11 से 4 के दरमियान, लेकिन जो है वो ढक्कन नहीं दिया गया और आज पीर का रोज़ आ चुका है, लेकिन इस बारे में क्या पेशरफ्त हुई है इस बारे में अभी कुछ भी इनको बताया नहीं गया है, जिसकी वजह से जो कराची में हम देखते हैं मैनहोल हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं है और जिसकी वजह से चंद लम्हे की गफलत किसी भी इंसानी जान के ज़िया का पेश खैमा साबित हो सकती है। जी, शहर में बल्दियाती मसाइल हादसा की वजह बनने लगे। बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी के बावजूद गटर खुले पड़े हैं। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड हमारी राह में अहम रुकावट है। तफसीलात बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, शहर में बल्दियाती मसाइल जो है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि शहर में जो है वो मुख्तलिफ हादसा होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी कुछ ऐसे ही हादसा होते हुए नज़र आए, लेकिन शहर में बल्दियाती निज़ाम भी मौजूद है। बल्दियाती निज़ाम क्या कर रहा है और उसके बीच में क्या रुकावटें हैं, उस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ हमारे टाउन चेयरमैन गुलबर्ग टाउन के मौजूद हैं। नुसरत साहब, ये बताइएगा कि ट्रांजिशन पीरियड मसला कर रहा है या फिर किस वजह से काम नहीं हो पा रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काम तो बहरहाल ये जो आपने बात ट्रांजिशन के हवाले से की है तो बहरहाल एक बुनियादी मसला है, इसको जल्द मुकम्मल होना चाहिए और इस पर डेट्स भी आती रही हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस अमल को मुकम्मल हो ताकि इख्तियारात की मुंतकली हो मुंतखब नुमाइंदों को और हम इसको स्मूथ वे में काम कर सकें। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी हमें मौका मिल रहा है, हम जिस तरह कोशिश कर रहे हैं और बड़े इवेंट्स हमने इस दौरान तकरीबन 2 महीने होने को हैं हमें आए हैं और बहरहाल वसाइल की कमी है, दफातर का ना होना है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी टीम है, हम यूसी चेयरमैन भी, टाउन चेयरमैन भी और उस हवाले से फील्ड में मौजूद हैं और अपने हौसले से, हिम्मत से, खुलूस से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो मसाइल मौजूद हैं, आपको बड़े जो हमारे मसाइल में आप कह लें कि सेवरेज है और वाटर है और इसी हवाले से हम सफाई सुथराई का निज़ाम भी मौजूद है, सैनिटेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि इसको ट्रांजिशन के अमल को मुकम्मल करें, इख्तियारात की मुंतकली हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें उससे इंशाल्लाह हल होंगी। जी बिल्कुल, नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि जो मसाइल के हल होने की जो कड़ी है वो ट्रांजिशन पीरियड के हल होने से या फिर ख़त्म होने से जुड़ी है। अगर ट्रांजिशन पीरियड इस शहर में ख़त्म हो जाता है, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो खुल करके काम कर सकेंगे और जो फिर बल्दियाती मसाइल के नतीजे में जो ऐसे हादसा हैं वो शहर में होते हुए नज़र नहीं आएंगे। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्सा वहाब की हिदायत के बावजूद केएमसी की टास्क फोर्स पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई न कर सकी। शहर भर में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम का फुकदान है। वजूहात जानते हैं हमारी नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से हिदायत की गई थी कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, मार्केटों में और चौराहों पर और हत्ता के जो दुकानें हैं वहाँ पर भी जो है वो कार्रवाई करके पॉलीथीन बैग को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म करवाया जाए। हत्ता के जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है हिदायतनामे जारी करवाए गए थे कि जो फैक्ट्रीज़ पॉलीथीन बैग जो है वो बना रही हैं और उसकी बड़ी तादाद में जो है वो सप्लाई कर रही हैं उसको भी जो है रोका जाए, क्योंकि कराची के लिए जो नालों की और जो बंदिश है उसमें खासा जो है ये पॉलीथीन बैग्स जो है वो नालों को मुतासर करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इस हवाले से कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी बल्दिया और कराची में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कि इस मामले के ऊपर जो है माजी में बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद बीच में एक ब्रेक लग गया था। अब दोबारा से जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ शुरू होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत साहब, हमसे बात करते हैं। सर, ब्रेक लग गया था, अब कब शुरू करेंगे कार्रवाइयाँ? मेयर साहब की तो सीधी डायरेक्शंस हैं। देखें, ब्रेक नहीं लगा, कार्रवाई थोड़ी स्लो ज़रूर हुई थी क्योंकि हमें थोड़ा सा लीगल इश्यूज हैं। इस पे मेयर साहब ने अभी क्लियर हिदायत जारी कर दी है। हम लोग केएमसी की जो मार्केट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट जो जिन्हें डील करता है, हमने पहले उन्हें फोकस किया है पॉलीथीन फ्री करें। उसके अलावा दूसरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर हमारी टीमें ऑलरेडी काम कर रही हैं, तेज़ी आ गई है। मेयर साहब की हिदायत है पॉलीथीन फ्री किया जाए शहर को। अच्छा, बहुत सारे मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर पॉलीथीन बैग्स बन रहे हैं, तो वो फैक्ट्रीज़ भी लाजम सी बात है कि कराची में ही है और आप पूरे कराची को हेड कर रहे हैं,
तो वहाँ पर किस हद तक कार्रवाइयाँ मुमकिन हो सकती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखें, इसके लिए हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि किसी जुरिडिक्शन के अंदर जाना एंटी इंक्रोचमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लीगल कवर नहीं है। उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी हेल्प के बगैर हमारे लिए जाना किसी फैक्ट्री के अंदर मुमकिन नहीं होगा। तो हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट की इस पर थोड़ा सा हमारे लिए हेल्प करें। तो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, डिप्टी कमिश्नर वगैरह आपसे लाइनअप हैं, आप लोगों के साथ जाते हैं वो विजिट पे, या सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी? देखें, ये जो शहर में जो ऑपरेशन हो रहा है होलसेल मार्केट्स के अंदर, जो पॉलीथीन की जो शॉप्स हैं उन पे तो हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ पुलिस भी होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी होती है। लेकिन वो अगर आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो बाकायदा ऑपरेशन प्लान करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिलाकर जो है वो फैक्ट्रीज़ में भी बड़े पैमाने पे कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। ताहम इस वक्त जो है वो हिकमत अमली बनाई जा रही है कि बड़े जगहों पर जो है किस तरीके से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए, क्योंकि इस वक्त KMC की जानिब से जो है वो KMC की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट टास्क फोर्स जो है इस वक्त काम कर रही है और पॉलीथीन बैग के खात्मे के लिए जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। जी, आई चंदरीगर रोड से टावर जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। सिटी स्टेशन के दाखिली और खारिजी रास्तों पर गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर रहती है। तफसीलात बताएंगी इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में ये जो रोड है, ये आई चंडीगढ़ रोड है जो शाहीन कम्प्लेक्स से होता हुआ टावर की साइड पर जा रहा है। और यहाँ पर सिटी स्टेशन से लेकर टावर तक तमाम जगह जगह पर ये गड्ढे जो है वो इंतजामिया की जानिब से सीवरेज लाइन की वजह से खोदे गए। ये बताइएगा कि छुट्टी के औकात में और सुबह के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी को किस तरीके से बरकरार रखते हैं? जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। बात यह है कि पहले जितनी रोड की चौड़ाई थी उससे तकरीबन आधी हो चुकी है और उसके ऊपर दोनों ट्रैक जा रहे हैं। सुबह के टाइम पे ऑफिस टाइम होता है, लोग घरों से निकलते हैं, अपनी अपनी नौकरियों पर पहुंचते हैं। 9 बजे का टाइम होता है तो दूर के लोग 8 बजे घर से निकल आते हैं, नज़दीक के तो 8:30 बजे निकलते हैं। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासिर रहती है। जल्द अज जल्द इन गढ़ों को बंद कर इसकी मुरम्मत करवाई जाए ताकि तमाम शहरियों को, मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात से निजात हासिल हो सके। जी, साबिक सिंध हुकूमत की जानिब से चंद माह कबल बल्दिया उस्मा कराची को बरसाती नालों की सफाई और तामीर और मरम्मत के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए गए, मगर कोरंगी के गौस पाक रोड का बरसाती नाला बदतरीन टूट फूट और सफाई के मसाइल से दो चार है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की साबिक हुकूमत सिंध की जानिब से KMC को 70 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो जारी की गई थी और उसका मकसद ये था कि जो शहर के बरसाती नाले हैं उनको ना सिर्फ ये कि साफ़ किया जाए बल्कि उनकी रिहेबिलिटेशन, तामीर और मरम्मत के काम भी कराए जाएं। मगर ऐसा जो है हमें शहर में होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कोरंगी 4 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ का बरसाती नाला मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि सफाई होने के बावजूद एक मरतबा फिर जो है वो ग़िलाज़त से भरा हुआ है और साथ में जो इतराफ़ में इसकी हिफाजती पुश्ते हैं वो बदकिस्मती से कहीं पर भी सलामत हमको दिखाई नहीं देते। तवील इसकी जो है लेंथ है, बताया जाता है कि 3 किलोमीटर से ज़ायद तवील ये नाला है जो कि बरसाती नाला था मगर सीवरेज नाले में भी तब्दील हो चुका है, जिसका आगाज़ होता है 51C सेक्टर 51C से जो कि कोस्ट गार्ड चौरंगी से होता हुआ नासिर जंप पर जाकर बड़े नाले से मिलता है। आम दुरफ में गहरे गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, कई मरतबा गाड़ियाँ भी गिरी हैं, लोग गिरते हैं, परेशान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। फरमाइएगा, नाले की सूरत हाल पे क्या क्या परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं? सर ये तकरीबन कोई 40 साल तो मेरी उम्र हो गई है, मैं नाले को इसी कंडीशन में देख रहा हूँ। हर बरसात के टाइम पे जब बरसात हो जाती है या कोई जो NDMA से अलर्ट जारी होता है तो ये लोग आते हैं, साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, गंद निकाल के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। बड़े साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये नाले की सफाई हो गई, उसके बावजूद इसमें कचरा कहाँ से आ जाता है? ये दरअसल इस दफ़ा जो कचरा उन्होंने डंपर में डाला है, जो रह जाता है वो नीचे आकर गिरता रहता है, और जो आजकल के जो भंगी आते हैं झाड़ू, वो जो रोड का कचरा वापस फुटपाथों पर डालते, चलते लोग तो ये कचरा वापसी नीचे आ जाता है। कहा यह जा रहा है कि नाले की ना सिर्फ ये कि मरम्मत की ज़रूरत है बल्कि इसके साथ साथ एक नई चीज़ सामने आई है कि स्वीपिंग स्टाफ एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, जो कि स्वीपिंग करता है, झाड़ू लगाता है सड़कों पे, उसकी जो मिट्टी जमा होती है, जो गद जमा होती है, वो इस नाले से मुंसलिक जो फुटपाथ है उस पर डाल दी जाती है, जिसके नतीजे में वो सारी मिट्टी जो है नाले में जा रही है और जो दोबारा चौक होने का सबब भी बनती है। फौरी तौर पर इन मामलात की बेहतरी का मुतालबा किया जा रहा है। जी
अब्बासी शहीद अस्पताल में पार्किंग का मसला जूं का तू है। गेट पर रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियों की भरमार के बायस एम्बुलेंसेज को गुजरने में शदीद मुश्किल का सामना है। बच्चों को इमरजेंसी के बाहर भी गाड़ियों की कतारें लगी हैं। तफसीलात जानेंगे राबिल अशरफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के बाद तहत चलने वाले सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल में, और यहाँ की सूरत हाल मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर जो है प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शा की जो है मेन गेट पर अंबार लगी हुई है, जिसकी वजह से जो आने वाले मरीज़ होते हैं या एम्बुलेंसेज होती हैं या किसी क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सामने जो है बिल्कुल एंट्रेंस गेट के अंदर जाते ही चिल्ड्रन एमरजेंसी का गेट लगता है और वहाँ पर जो है छोटे बच्चे बिल्कुल सीवियर कंडीशन में आते हैं जिनको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप मेरे कैमरे में से ज़्यादा आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है लाइन से रिक्शा ड्राइवर्स और रिक्शे की पूरी अंबार लगी हुई है। रिक्शा ना सिर्फ रिक्शे वाले यहाँ पे खड़े होते हैं बल्कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो होती है वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो आने वाले मरीज़ होते हैं एम्बुलेंस आप कह लें उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर आते हैं, उनको मरीज़ जो होते हैं उनको अपने लगाने के लिए कोई पार्किंग की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से इनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना सिर्फ यहाँ पर गाड़ियाँ एंट्रेंस गेट पर गाड़ियाँ मौजूद होती हैं बल्कि पार्किंग का इशू जो है वो अंदर भी मौजूद है। चिल्ड्रन एमरजेंसी के बाहर भी जो है गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को जो है रास्ता बनाने के लिए भी टाइम लगाना पड़ेगा। अगर एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाता है उसके बाद अगर बंदे की जान बच जाती है तो ठीक, वरना तो जो है वो बंदा फानी इस दुनिया से जो है वो रुखसत कर जाएगा। जी, कराची में वायरल इन्फेक्शन से मुतासर मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दिन में गर्मी और रात के औकात में सर्दी के बायस नज़ला ज़ुकाम और बुखार से मुतासर मरीजों की तादाद में 30 से 35% तक इजाफा देखने में आ रहा है। तफसीलात बताएंगे इरफान अब्बासी। आज जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर वायरल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नज़ला, खांसी और ज़ुकाम के जो केसेस हैं उनके अंदर 30 से 35% तक इजाफा हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो वायरल इन्फेक्शन है ये एक से दूसरे को बहुत जल्दी मुंतकिल होता है। कोशिश करें, एहतियात से काम लें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमान है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 30 से 35% तक इजाफा हुआ है, हर चौथे पाँचवें आदमी इसका शिकार हो रहा है, कैसे बचा जा सकता है और इसकी वजूहत क्या है? देखिए, जब भी मौसम की तब्दीली होती है तो ये बीमारियां आमतौर पर लोगों पे हमलावर होती हैं, और आजकल ये वाकई बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी हमने पोलियो कैंपेन ख़त्म की है। इसमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिक रिपोर्ट हुए और जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो यही मालूम हुआ कि उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है। तो ये आमतौर पर ख़ुद ब खुद सेल्फ़ लिमिटिंग होता है, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसमें यह कि सेहत और सफाई का ख्याल रखना चाहिए और साथ साथ पैनाडोल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी हिदायत करता हूँ कि अगर 4-5 दिन तक बुखार ना उतरे तो किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि इनको किसी मज़ीद टेस्ट या इलाज की ज़रूरत तो नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना है कि 4-5 दिन के अंदर अगर ये बेहतरी की तरफ नहीं आती तो ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पर किसी मुस्तनद डॉक्टर से रिव्यू करें। वायरल इन्फेक्शन है, पैनाडोल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है जो डॉक्टर साहब का कहना है कि सीज़न के हिसाब से होता है, क्योंकि अब मौसम की तब्दीली हुई है, इसलिए इस तरह के जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ताहम एहतियात करके इनसे बचा जा सकता है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला का K4 पर काम भी तेज़ करने का हुक्म। मकबूल बाकर ने तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की हैं। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखिए यहाँ पे पहला इजलास हुआ है किसान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल सिंध और उनके करने का हुक्म थे। इजलास के हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई के खात्मे के और निगरान वज़ीर आला को बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन की जिम्मेदारी है उस हवाले से निगरान काबीना की जिम्मेदारी है। तो निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर का कहना था कि हमें इलेक्शन कमीशन से हर सतह पे ताउन करना है ताकि इलेक्शन वक्त पर हो सके, और जो भी इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात और मुतालबात और डिमांड होगी उस पर पूरी तौर पे अमल होना चाहिए। K4 मनसूबे पे बात हुई है, कच्चे के डाकुओं के हवाले से बात हुई है, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने कहा था कि K4 के मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है और इस पर काम तेज़ किया जाए ताकि इस मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल किया जाए और शहर में जारी जो तरक्याती स्कीमें हैं
ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, उन स्कीमों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जा सके। इसके अलावा सिंध की निगरान काबीना ने अपने पहले इजलास में, या आज पहला इजलास था तारुफी लेकिन बहुत सारे फैसले किए, पुलिस से, रेवेन्यू, बल्दियात और इन महकमों के हवाले से अहम फैसले भी किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ अमाली आपका। के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन? पाकिस्तान और केमन आइलैंड में अदालती जंग, एशिया पाक और अलजमाइया आमने सामने आ गए। गैर मुल्की अदालत ने तीनों शेयर होल्डर्स को मामला केमन आइलैंड में हल करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? अदालती जंग पाकिस्तान और केमन आइलैंड में जारी है। दोनों फरीक जो एशिया पाक और जमाया खुलकर एक दूसरे से आमने सामने आ गए हैं। केमन आइलैंड की अदालत का के इलेक्ट्रिक के तीनों शेयर होल्डर को मामला केमन आइलैंड में हल करने का हुक्म दिया गया है। ये कहना है एशिया पाक के चेयरमैन जो है समीर चिश्ती का। उन्होंने ये कहा है कि केमन अदालत 108 फैसला जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक की कंपनी शेयर होल्डर के मसाइल जो भी हैं वो केमन आइलैंड में लाएंगे। और यहाँ पे ये भी कहा है कि IGCS एक्टिविटी शेयर होल्डर नहीं है। शान अशर जो दूसरा ग्रुप है, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और जमाया ग्रुप का जो ऐलान होता है, अभी तक IGCS का मालिक कौन है वो वादे नहीं हुआ है। केएलटी का नए मालिक का दावा करने वाले को हुकूमत पाकिस्तान के पास जाकर वादे करना होगा। असल मालिक कौन है उसके बाद ही उसकी जो उसका जायजा लिया जाएगा। एशिया पाक के पास शेयर की खरीदारी के लिए पैसा कहाँ से आया है, शान अशर अब्बासी ने सवाल तो उठा दिए और केमन की अदालत का फैसला सिर्फ उनकी अदालत के दायरे कार तक महदूद है। शान अशर ने कहा है कि केमन अदालत में अभी तक एक समाप्त हुई है, ये फैसला असली नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। सूबाई टास्क फोर्स इजलासों में पेशरफ न होने पर अदालत की सेक्रेटरी दाखिला को तनबीह, अगर पेशरफ ना हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को तलब करेंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो के रिमार्क्स। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक मुख्तलिफ आइनी दरखास्तों की आज समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों की समाअत की। दौरान समाअत वकला की जानिब से ये अदालत को बताना था कि सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हों या पुलिस की तहकीकात, अब तक कुछ बरामद नहीं हो रहा और जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के सिलसिले में जो अदालती अहकामात हैं उन पर पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट हैं जिन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि सेक्रेटरी दाखिला को इस सूरत हाल पर अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब किया जाए और उनकी सरजनिश की जाए कि उनके मातहत जो सूबाई टास्क फोर्स हैं, JITs या जो पुलिस की कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं हो रही। इस सिलसिले पे अदालत ने अब एक हुक्म बड़ा जारी कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को मुख्तलिफ जो नई दरखास्तें थीं उनमें नोटिस जारी किए हैं। ताहम सेक्रेटरी दाखिला को ये तंबीह की है कि सूबाई टास्क फोर्स के इजलास वो मुनक़िद करवाएँ और पेशरफ्त करें लापता अफराद की बाजियाबी के सिलसिले में। और अदालत ने यह तंबीह की है कि अगर सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस सूरत हाल में उन पर पेशरफ नहीं होती तो फिर आइंदा समाअत पर उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा।